नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। गंभीर तूफान में बदला चक्रवात मोंथा। चेन्नई में सैकड़ों राहत केंद्र और चिकित्सा शिविर स्थापित। हाई अलर्ट पर फील्ड यूनिट। प्रभावित इलाकों में ट्रेन सेवाओं पर असर। केंद्र सरकार की हालात पर नजर। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा। राष्ट्रपति का होना है संबोधन। सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर होगा मंथन। महागठबंधन आज जारी करेगी घोषणा पत्र। जेडीयू नेता अरुण कुमार ने कहा, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, एनडीए को मिलेगा 2/3 बहुमत। कानपुर में आज विशेष विमान के आते ही राजधानी दिल्ली में होगी क्लाउड सीडिंग। जहरीले प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ छठ का महापर्व। देश भर में घाटों पर गूंजे छठी मैया के गीत। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और सिडनी के अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर श्रेयस अय्यर आईसीयू से आए बाहर। डॉक्टरों के मुताबिक हालत अभी स्थिर। फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे श्रेयस। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। चक्रवात मोंथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। पिछले 6 घंटों में यह लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान मछलीपट्टनम से 190 किलोमीटर, काकीनाडा से 270 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 340 किलोमीटर दूर केंद्रित है। चक्रवात की आज रात काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट पर टकराने की आशंका है। इसके दौरान तटीय इलाकों में 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी। इसके प्रभाव से आज श्रीकाकुलम से नेल्लौर जिलों तक भारी से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार निम्न दबाव के कारण तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई। ओडिशा सरकार ने भी तूफान की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां कर ली। सरकार ने बताया कि आज पड़ोसी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने वाले संभावित भीषण चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तैयार किया गया है। आईएमडी ने दक्षिण ओडिशा तट के लिए पूर्व चक्रवात चेतावनी जारी की और कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले 2 दिन तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि आज शाम या रात के दौरान तूफान आंध्र प्रदेश के तट को गंभीर चक्रवाती रूप में पार कर सकता है। साथ ही अधिकतम हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ सकती है। तो चक्रवात मोंथा का जो खतरा है उससे अब इस तरह से समझिए कि वो भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। शाम या रात तक आंध्र का जो तट है उससे टकराने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। इसीलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और वहीं कोठापट्टनम से गांव में जो लोग हैं वहां से घर खाली करवाए गए हैं। रेलवे ने ओडिशा में कुछ ट्रेनों को भी रद्द किया है। Cyclonic circulation Mantha now lies over west central Bay of Bengal and is about 550 kilometers south-southwest of Gopalpur.
likely to move north-northwestward and intensify into a severe cyclonic storm by today, and it will continue to move further north-northwestward, and it is likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening or night of today as severe cyclonic storm with a maximum sustained wind speed 90 to 100 km per hour, gusting to 110 km per hour. चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से तमिलनाडु के कई जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 घंटों में चेंगलपट्टू, चेन्नई, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, रानीपट, तेनकासी, तिरुवल्लुवर, थुत्तुकुडी, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, विलुप्पुरम और विरुधनगर जिलों में कुछ इलाकों में हल्की आंधी और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। लोगों को सलाह दी गई कि वो घरों में रहें, ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े ना हों। बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए सावधानी बरतें। सड़कों पर पानी भर सकता है, जिससे ट्रैफिक जाम हो सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तूफान के कारण रेलवे भी सावधानी बरत रहा है। खासतौर पर ट्रेन नंबर 181-89 टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस जो है वो आज सुबह 5 बजे टाटानगर से रवाना हुई थी, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। अब ये ट्रेन टिटलागढ़, लखौली, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागभीड़, मल्हारशाह, बेलमपल्ली, रामागुंडम, वारंगल, खम्मम और विजयवाड़ा होकर चलेगी। यात्रियों और आम लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। बारिश के दौरान बिजली के उपकरणों से दूर रहें और आपातकाल में 1077 या 112 पर कॉल करें। चक्रवाती तूफान मोंथा के मद्देनजर पुरी में लाइफ गार्ड और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों को समुद्र के आसपास जाने और उसमें नहाने से रोक दिया। समुद्र तटीय इलाकों में तूफान का कहर तेज होता जा रहा है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। मोंथा के कारण तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। ओडिशा के तटीय इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रभावित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी एक्शन मोड में आ गए। ओडिशा के गंजम जिले के कलेक्टर वी कीर्ति वासन ने कहा, तूफान के मद्देनजर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। Various preparedness activities for the impending cyclone Mantha has been ensured in the district of Ganjam. We have around 110 cyclone shelters which have been kept under full preparedness, and we have already started mobilizing people from vulnerable areas and from remote locations like Patrapur, Soroda, Jagannath Prasad, etc. All pregnant women who have their EDD in the upcoming 10 to 15 days have also been shifted to the local nearest health facility. And all kinds of facility, including their fooding, safe shelter, and all the security aspects are being taken care of. वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। चक्रवात मोंथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। पिछले 6 घंटों में ये लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान मछलीपट्टनम से 190 किलोमीटर, काकीनाडा से 270 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 340 किलोमीटर दूर केंद्रित है। चक्रवात की आज रात काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट पर टकराने की आशंका है। इसके दौरान तटीय इलाकों में 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलेंगी। इसके प्रभाव से आज श्रीकाकुलम से नेल्लौर जिलों तक भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार निम्न दबाव के कारण तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी, कोमोरन क्षेत्र में तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई। ओडिशा सरकार ने भी तूफान की संभावना को देखते हुए सभी तैयारियां कर ली है। सरकार ने बताया कि आज पड़ोसी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने वाले संभावित भीषण चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तैयार किया गया। आईएमडी ने दक्षिण ओडिशा तट के लिए पूर्व चक्रवात चेतावनी जारी की और कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से अगले 2 दिन तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। तो गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है मोंथा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। साथ ही मछलीपट्टनम से फिलहाल 190 किलोमीटर दूरी पर है ये तूफान। काकीनाडा से अगर देखा जाए तो 270 किलोमीटर की दूरी पर मोंथा इस वक्त है। विशाखापट्टनम से इसकी दूरी 340 किलोमीटर दूरी बताई जा रही है। और हमारे संवाददाता रविशंकर मछलीपट्टनम से जुड़े हैं। रवि, हम देख रहे हैं कि ये भीषण चक्रवात में तब्दील हुआ है मोंथा। ऐसे में राज्य सरकार कितनी मुस्तैद, सतर्क, सजग नजर आ रही है ताकि जो आम जनजीवन है उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े? हाँ, ये जो मोंथा साइक्लोन है ये आंध्र प्रदेश का 8 जिले में इसका इम्पैक्ट दिखा रहा है। जनजीवन में इसका जो इफेक्ट है वो पूरा जीरो करने के लिए विद द सिंगल स्टेटमेंट नो ह्यूमन लॉस शुड बी देयर बोल के मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू जो है वो पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रखा है ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को। सो एवरी इंचार्ज मिनिस्टर इज लुकिंग आफ्टर हिज ओन डिस्ट्रिक्ट एंड इसके बाद वो रिहेबिलिटेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से पूरी तरफ से चल रहा है। एट अबाउट 1400 प्लस विलेजेस जो है उसके लिए 2200 प्लस रेस्क्यू सेंटर्स लगा के उसमें पूरा अरेंजमेंट्स कर चुका है। और एनडीआरएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से 12 टीम्स वर डिप्लॉयड इन ऑल द 8 डिस्ट्रिक्ट्स और एसडीआरएफ जो है 11 टीम्स पूरा 8 जिले में आ रहे हैं, ऑलरेडी डिप्लॉयड है पूरा। एंड ये जो मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टरेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज पूरा जो है वो पब्लिक को पूछताछ करके वहां से वो लो लेइंग एरिया से आगे लेके ये रेस्क्यू सेंटर्स को बुला के वहां पे रख रहे हैं पूरा। Shankar, the people who are there in the low-lying areas and they have been transferred to, when we talk about जो राहत शिविर है, उस लिहाज से किस तरह से तैयारी है? जब हम सरकार की बताते हैं जो आवश्यक चीज़ें हैं यानी कि जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता यानी कि हम कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं वहाँ लोगों के लिए? वो रेशन शॉप्स जो है, रेशन दुकान जो है, वो रेशन दुकान को आसपास में जो ही रेशन दुकान है वो रेस्क्यू सेंटर्स के बाजू में वो रेशन दुकान को रेस्क्यू सेंटर्स को अटैच कर रहे थे ताकि उसका जो भी कमी ना आ जाए, जो भी नित्यावसर है जिसका जो भी कमी ना आ जाए। और हेल्थ के बारे में देखा तो स्टेट वाइड ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें एट अबाउट 750 प्रेग्नेंट वुमेन को इन एडवांस प्रिकॉशनरीली दे वर शिफ्टेड टू नियरेस्ट एदर PHC और CHC so that whoever going to give birth in the coming 1 week they has been shifted to local government hospitals. The government is ये इतना स्मार्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से एज वेल एज वो ऑफिसर जो है उसको प्रॉपरली यूज करते हुए इतना स्मार्ट काम कर रहे थे गवर्नमेंट यहाँ का। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम्स हैं उनको कैसे डिप्लॉय किया गया है?
वो 12 टीम्स ऑफ एनडीआरएफ विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, आधुनिक जो संपत्ति है उसके पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पूरा आधुनिक संपत्ति दे रखा है। बड़ा बड़ा ट्री जो भी सड़कों में गिर गया तो भी विद इन 5-10 मिनट्स दे आर एबल टू रिमूव ऑल द ट्रीज एंड वो रिस्टोर करने के लिए, उसके बाद पूरे ताकत देने के लिए आधुनिक संपत्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखा है। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा चंद्रबाबू को फोन करके उसका जो भी सपोर्ट चाहिए वो दे देंगे बोल के भरोसा दे दिया था। और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो है वो 11 टीम्स यहाँ 8 जिले में पूरा डिप्लॉय कर चुका था। और रिसेंटली जो बंदर में जो एनडीआरएफ का सेंटर खुला था वही इस समय बहुत यूजफुल हो रहा है आंध्र प्रदेश को। कई ट्रेन्स हैं उड़ीसा से जिन्हें कैंसिल किया गया रविशंकर, उनको लेकर किस तरह से जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको अपडेट दिया जाएगा? So 110 trains from South Central Railway as well as East Coast Railway has been cancelled। और पहले से ही गवर्नमेंट यात्रिकों को विनती कर रहा है, आपका जो भी प्रयाण है until that is an emergency, आपका जो भी प्रयाण है वो सब कैंसिल कर लेना बोल के एक वन वीक के पहले से ही गवर्नमेंट पूरे पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे थे। एज पर दैट 110 ट्रेन जो कैंसिल हुआ तो भी पब्लिक जो है दे आर कंफर्टेबल विद दैट एंड दे पोस्टपोन्ड ऑल देयर जर्नीज बाय जस्ट लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच मेड देम मोर कंफर्टेबल। और क्योंकि रेस्टोरेशन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर इस तरह की कोई भी जो नेचर कॉल आता है, उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं पावर सेक्टर की, फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की, उन स्तरों पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रहा है? Satellite phones, they are very much being used in these rehabilitation and rescue activities because modern technology use करने के लिए CM Chandrababu Naidu जो है he is meant for that। And previously when there is very big flood in Vijayawada also, he is the one who used drones for rescue operations, and PM Modi also appreciated him in that। And by sitting in the RTGS real-time government system in Amravati, he is monitoring all these 8 districts with his cabinet ministers and officers, and he is the one who used to adopt the modern technology like anything। और स्कूल और कॉलेजेस को लेकर किस तरह का SOP जारी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? 3 दिन के लिए पूरा बंद है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है 3 दिन के लिए, आज से 3 दिन के लिए पूरा बंद है। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 3 दिन के बाद till further orders they are absolutely closed। And even the fishermen, they are restricted not to go for sea hunting and tourism in 8 districts at about 5 beaches are there, very prominent beaches as far as tourism is concerned। ये 8 beaches भी पूरा close हो चुका है और police they are just looking after these 8 beaches that no traveler should enter into the beach for entertainment। और साथ ही साथ एनडीआरएफ की जो टीम्स है, अगर आपकी उनसे बात हुई तो वो किस तरह से अपने आप को सुव्यवस्थित करके इस मेंथा से निपटने के लिए काम के लिए तैयार हैं? हाँ, आज रात जो है, आज रात में ये साइक्लोन लैंडफॉल विल बी एस्टिमेटेड एंड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम्स विल बी ऑन देयर जॉब आई थिंक। एंड जो भी वो पेड़ सब गिर गए थे लो लेइंग एरियाज में, जो भी पब्लिक वहाँ रह हो जाते, वो सबको रेस्क्यू करना, ये सब एक्टिविटीज होपफुली फ्रॉम टुडे मिडनाइट एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम्स विल बी ऑन देयर जॉब। और क्योंकि इसके जब हम बात कर रहे हैं मोंथा से निपटने के लिए, मौसम विभाग का कैसे मानना है कि ये कब तक कमज़ोर पड़ पाएगा ताकि जो इसका प्रभाव है, जिन हम इलाकों की बात करें, उस पर कम से कम पड़े? ये जो मोंथा साइक्लोन है ये काकीनाडा और मछलीपट्टनम जो हम यहाँ जब कहाँ खड़े थे, ये मछलीपट्टनम है, यहाँ से काकीनाडा के बीच में आज रात को लैंडफॉल होने का प्रेडिक्शन है वातावरण के शाखा से। एंड आफ्टर द लैंडफॉल होपफुली बाय टुमारो मॉर्निंग द साइक्लोन विल गेट डाइल्यूटेड एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन एंड रेस्क्यू एक्टिविटीज विल बी टेकन इन मच मोर रैपिड फोर्स। और लोगों के लिए किस तरह का SOP जारी किया गया? जैसे कि हमने अपनी खबर में भी बताया कि उनसे बिना वजह घर से बाहर निकलने को मनाही है, ऐसे में किस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जाएगा आम जनता के लिए यहाँ पर?
again, here we should mention the technology that is being adopted by AP state government, because everybody, whoever having their mobile phone, every time when there is बड़ा बारिश होता है, उसको mobile phone में beware of lightning strikes and all, there will be a message, and this time that is being used in a much more rapid way, because जहाँ पे भी बहुत बारिश होने वाला है, जहाँ पे भी स्पेशली इन द लो लाइंग एरियाज बहुत बारिश होने वाला है, उन लोगों को जो भी लोग वहां रहता है, उन सब मोबाइल फोन्स को भी ये मैसेज आ रहा है कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रीच द नियरेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर सो दैट दे विल बी ऑन देयर जॉब। आप नजर बना के रखिएगा रविशंकर, आगे भी मॉन्था से जुड़ा तमाम जो अपडेट है वो न्यूज़ के इस मंच से लगातार साझा करेंगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं बात करते हैं ISC की। भारत की मेज़बानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा और राष्ट्रपति का इसमें संबोधन होना है कुछ ही देर में। सौर ऊर्जा अपनाने के जो तमाम प्रयास हैं उसमें सहयोग बढ़ाने पर यहाँ पर चर्चा होनी है, मंथन होना है। भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISC सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य भाषण देंगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज ISC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 4 दिवसीय वैश्विक आयोजन में दुनिया भर के 124 देश और 40 से अधिक मंत्री भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन वैश्विक समुदाय को सहयोग के साथ मजबूत करने और उज्जवल टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने का एक मंच बनेगा। सम्मेलन के सत्रों के दौरान सदस्य देश में इस दिशा में हुई जो प्रगति है उसकी समीक्षा करने वाले हैं। चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा होगी। सभी तक किफ़ायती सौर ऊर्जा पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में कार्यों के समन्वय पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा है क्या? तो भारत इसकी मेज़बानी जो कर रहा है उसका ये 8वां सेशन है और 124 देशों की भागीदारी के साथ ये शुरू हो रहा है। आज से लेकर 30 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की ये सभा चलने वाली है। इसमें कई सेशंस होंगे जहां पर हम जब डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी को लेकर उस पर चर्चा होगी, उसकी चैलेंजेस पर बातचीत होनी है। दुनिया भर के 124 देश इसमें मुख्यतः भाग ले रहे हैं और उद्देश्य यही है कि कैसे तमाम उन वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए कि लोग सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ें और सबके लिए इसे सुलभ, स्थायी और सुनिश्चित करना ज़रूरी है। गठबंधन की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करना इस पूरे सम्मेलन का मकसद है। ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन मुक्त भविष्य के लिए काम करने के लिहाज से भी ये एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही भारत की उपलब्धि स्थापित बिजली क्षमता जो है उसमें 50% जो है वो गैर जीवाश्म स्रोत जो है उससे हासिल करना भी लक्ष्य में शामिल। और निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक और दुनिया का दूसरे सबसे बड़े बाजार भारत है जब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखते हैं। तो भारत की उपलब्धियां रही हैं जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का विजन क्या रहा? उनका मानना है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का अधिक से अधिक लाभ घर घर तक पहुंचाना ये भी ज़रूरी है और 20 लाख से अधिक परिवार जो हैं वो सौर ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सेशल्स के 2 दिन के दौरे के बाद स्वदेश लौटे। वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर उतरे और आज से उनका 3 दिन का तमिलनाडु का दौरा है। उपराष्ट्रपति का कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद अपनी इस पहली यात्रा के दौरान वे कोयम्बटूर, तिरुप्पुर, मदुरई और रामनाथपुरम में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोयम्बटूर नागरिक मंच उपराष्ट्रपति का कोयम्बटूर जिला लघु उद्योग संघ में अभिनंदन करेगा। उपराष्ट्रपति टाउन हॉल निगम भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद कोयम्बटूर के पेरूर मठ में शातालिंगा रामासामी आदिगरर की शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति शाम को तिरुप्पुर पहुंचेंगे और महात्मा गांधी और तिरुप्पुर कुमारन की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति 29 अक्टूबर को तिरुप्पुर में एक सम्मान समारोह में भाग लेंगे और शाम को मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति 30 अक्टूबर को रामनाथपुरम जिले के पसुम्पोन मुथुर रामलिंगा थेवर जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इससे पहले सेशल्स दौरे पर उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर
पैट्रिक हर्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। फिर वे सेशल से तमिलनाडु के कोयम्बटूर के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में होंगे। वो भारत समुद्री सप्ताह 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी। भारत समुद्री सप्ताह 2025 का प्रमुख आयोजन ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओ, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को वैश्विक समुद्री परिस्थिति तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर लाएगा। ये फोरम सतत समुद्री विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, हरित नौवहन और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था रणनीतियों पर संवाद के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा। महासागरों का एकीकरण एक समुद्री विजन विषय के तहत 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाला IMW 2025 वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी रूप में उभरने के लिए भारत के रणनीतिक रोड मैप को प्रदर्शित करेगा। IMW 2025 में 85 से अधिक देशों की भागीदारी है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। इसके तहत गणना पत्रों की छपाई और बूथ स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर तक चलेगा। गणना का चरण 4 दिसंबर तक चलेगा और 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सत्यापन और सुनवाई की जाएगी और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां अब फ्रीज कर दी गई। बूथ स्तर के अधिकारी वर्तमान पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट गणना पत्र वितरित करेंगे। इन पत्रों में उनकी वर्तमान मतदाता जानकारी शामिल होगी। यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। कल निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण के SIR की घोषणा की। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का काम होगा। इस चरण में असम को छोड़कर वो 4 राज्य भी शामिल हैं, जो अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में SIR का काम होने जा रहा है, उनमें मतदाता की संख्या करीब 51 करोड़ है। इनमें सबसे ज़्यादा 15 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि बंगाल में 7.5 करोड़ से ज़्यादा, तमिलनाडु में 6 करोड़ से ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख मतदाता हैं। छठ पर्व के समापन के साथ ही अब बिहार की सियासत में और उबाल आएगा। महागठबंधन आज घोषणा पत्र जारी करेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कल बुधवार से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं और उससे पहले गठबंधन दलों का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कुछ और घोषणाएं की जा सकती हैं, जिसके बाद शायद अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को डिप्टी CM बनाए जाने का संकेत मिल सकता है। इससे पहले जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस ने RJD नेता और पिछड़ा वर्ग के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और VIP के मुकेश सहनी को डिप्टी CM बनाने की घोषणा की थी। मुकेश सहनी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि महागठबंधन की ओर से कौन कौन से चुनावी वायदे किए जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी पहले ही हर घर नौकरी और जीविका दीदियों के लिए बेशुमार घोषणाएं कर चुके हैं। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से CM का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। और महागठबंधन की ओर से आज बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, लेकिन JDU नेता अरुण कुमार ने कहा कि NDA 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगा। जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, गांव खेत खलिहान में जो शकुन है, विकास के जो आयाम बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है,
इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कारवां आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, 2/3 बहुमत मिलेगा एनडीए को। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने वाले प्रशांत किशोर को लेकर नया विवाद सामने आया। उनकी जन स्वराज पार्टी ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आया। प्रशांत किशोर 2 राज्यों के वोटर निकले। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है। यही वो जगह है जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय स्थित है। प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान वो टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। बिहार में हर दिन के साथ चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है, जिसमें कभी दलों के शीर्ष नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं। जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रशांत किशोर आज पूर्णिया, अररिया, सुपौल जिले के लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वो अररिया के जोकीहाट के उदाहाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो इसी जिले के नरपतगंज स्थित हाई स्कूल मैदान में जनसभा करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। चिराग पासवान आज खगड़िया और बेगूसराय जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी अध्यक्ष खगड़िया के चौथम में दुर्गा मंदिर में बेलदौर विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी पन्नालाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद चिराग पासवान बेगूसराय के खुदावनपुर में प्रखंड कार्यालय मैदान में जनता दल यूनाइटेड के ही प्रत्याशी विवेक कुमार के पक्ष में जनसभा करेंगे। बिहार में चुनावी प्रचार जोरों पर है। महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आज सारण जिले में 6 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव मांझी, तरैया, मड़ौरा, अमनौर, परसा और गरखा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव सबसे पहले मांझी के नारपालिया खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं तरैया के योगीराज देवराहा पालदेव सिंह महाविद्यालय में दूसरी जनसभा, इसके बाद मड़ौर और अमनौर में तीसरी, चौथी जनसभा का कार्यक्रम है। परसा के लंगरी मैदान में 5वीं जनसभा, जबकि दिन की 6ठी और अंतिम जनसभा गरखा विधानसभा में स्थित रामपुर के जनता उच्च विद्यालय में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषण के जहरीले कोहरे से निपटने के लिए आज एकमात्र निर्णायक दिन हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में आर्टिफिशियल रेन कराने की क्लाउड सीडिंग ट्रायल की आज की तारीख तय की गई। बशर्ते मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हों। ये ट्रायल दिल्ली सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सर्दियों के महीनों के दौरान वायु गुणवत्ता में हो रही गिरावट को कम करना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कानपुर में मौसम साफ होने के साथ विमान उड़ान भरेगा और विमान उड़ान भरने में सफल होता है तो आज दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होगी। देखिए, क्लाउड सीडिंग में अभी जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा, वहाँ से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा और दिल्ली के अंदर अगर वहाँ से टेक ऑफ करने में कामयाब हुआ तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग करेंगे और उस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि कानपुर का मैंने अभी जो अपडेट लिया, अभी तक कानपुर की विजिबिलिटी जो है वो 2000 है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी 5000 मीटर का इंतज़ार किया जा रहा है। दिल्ली में भी विजिबिलिटी कम है, लेकिन वहाँ से टेक ऑफ होना और 5000 विजिबिलिटी उम्मीद कर रहे हैं कि 12:30-1 बजे के आसपास हो पाएगी। कर्नाटक के नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक बयान से हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि हाईकमान अगर चाहेगी तो वो पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेता है। लोगों ने मुझे 5 साल के लिए इस पद पर रहने का आशीर्वाद दिया है।
अगर हाईकमान कोई फैसला अलग लेता है तो बदलाव होगा। मुख्यमंत्री के बयान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि सिद्धारमैया के बयान के बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उनकी बात का पालन होगा, लेकिन पार्टी के भीतर घमासान तेज हो गया। एक तरफ जहां मंत्री मुनियप्पा के समर्थक दलित मुख्यमंत्री के लिए काट खेल रहे हैं, तो वहीं गृहमंत्री परमेश्वर के समर्थक खुलेआम उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। देश में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जांच एजेंसियां बड़े स्तर पर तलाशी अभियानों में जुटी हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले 9 अक्टूबर को पुणे में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में जबरदस्त छापेमारी की गई थी। इस मामले में अब एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया और एटीएस के इस ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्ध परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और आपत्तिजनक साहित्य जब्त किया गया। जब्त की गई सामग्री के आधार पर एटीएस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में आगे की जांच महाराष्ट्र एटीएस द्वारा की जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना आदिवासी समुदाय के जो समग्र विकास है उसके लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार कर आदिवासी लोगों के जीवन में गुणवत्ता को सुधार करना है। इसके लिए कई कदम उठाए गए, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना सरकार की एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है जो 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना की कल्पना भारत में जनजातीय समुदाय के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक व्यापक रणनीति के तहत की गई, जो देश की आबादी का लगभग 8.9% हिस्सा है। हिमालय से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विभिन्न क्षेत्रों में फैली 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों वाली भारत की जनजातीय आबादी अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के मामले में हाशिए पर रहती है। ये योजना आदिवासी बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे कई आयामों को छूने की कोशिश करती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के तहत 6 प्रमुख कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, विशेष तौर पर कमजोर जनजातीय समूह PM जनमन, आदिवासी अनुसंधान संस्थान, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रशासनिक मदद शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कल्याण को लेकर हमेशा सरकार की प्राथमिकता सुनिश्चित की है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 26,135.46 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ शिक्षा और आजीविका में एकीकृत ग्राम विकास और क्षमता निर्माण पहल के जरिए आदिवासी समुदाय के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानने वाली और आयरलैंड में जन्म लेकर भी भारत में लंबे वक्त तक लोगों की सेवा करने वाली सिस्टर निवेदिता की आज जयंती है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर 1898 में वो भारत आई और फिर यहीं की होकर रह गई। देखिए उनसे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कलकत्ता में रहकर अपना जीवन बालिका शिक्षा और गरीबों की मदद के लिए न्योछावर करने वाले मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल की आज जयंती है। वो उन प्रथम महिलाओं में शामिल रहीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भारत में स्कूल और कॉलेज का निर्माण किया। मार्गरेट नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। 1895 में उनकी मुलाकात लंदन में स्वामी विवेकानंद से हुई। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर वे 1898 में भारत आईं और स्वामी विवेकानंद से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। विवेकानंद ने उनका नाम
मार्गरेट नोबल से बदलकर निवेदिता कर दिया। इस नाम का मतलब होता है ईश्वर को समर्पित, और वाकई उनका जीवन दूसरों के लिए ही समर्पित रहा। भगिनी निवेदिता के नाम से मशहूर सिस्टर निवेदिता ने उस दौर के कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ाया और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन भी किया। 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला, तब सिस्टर निवेदिता गरीबों की सेवा में जुट गईं। सिस्टर निवेदिता को साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में याद किया था। सिस्टर निवेदिता ने भारत में अपने जीवन पर कई किताबें भी लिखी। उनकी लिखी किताबें द वेब ऑफ इंडियन लाइफ और द मास्टर एज आई सॉ हिम बेहद प्रचलित भी हुई। अपना तन मन धन भारतीयों के लिए न्योछावर करने वाली सिस्टर निवेदिता 11 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में दुनिया को छोड़कर मौन हो गई, लेकिन उनका जीवन आज भी दुनिया को मानवता का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हुआ। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन भी होता है। इस दौरान व्रती नदी या घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की पूजा करते हैं। इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्रियां रखी जाती हैं, जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचते हैं। दिल्ली में भारत मंडपम में आईएसएस सम्मेलन में रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी जी, co-chair of the 8th session of the International Solar Alliance Assembly, Mr. Benoit Foraco, Director General International Solar Alliance, Ashish Khanna ji, Honorable Ministers of the State from Ghana, Sri Lanka and Suriname, other distinguished representatives from ISA member states and partners, ladies and gentlemen. Namaskar. I am happy to join you all at the 8th session of the International Solar Alliance Assembly today. As the host country and the current president of the ISA Assembly, India takes great pride in bringing together the member countries on the common platform. The ISA stands as a symbol of humanity's shared aspiration to harness solar energy as a source of inclusion, dignity, and collective prosperity. Since ancient times, civilizations in India and across the world have revered the sun as the ultimate source of life and energy. This morning, as part of Chhath Puja celebrations, devotees in various parts of India offered arghya to the rising sun and prayed for the well-being and prosperity of their families. Yesterday, I also offered prayers to the setting sun. The sun connects us all, and when treated as a shared resource, it becomes a powerful force for global good. Ladies and gentlemen, climate change is affecting the entire world. Urgent and concrete steps need to be taken to deal with this threat. India is committed to combating climate change and is taking determined steps. International Solar Energy was launched in 2015 and its founding conference was held in 2018 in New Delhi. The ISA represents a significant step towards addressing this global challenge by encouraging the adoption and use of solar energy. Solar energy is a rediscovery of an ancient truth, that is sun is the most democratic source of energy, accessible to all and belonging to none. The Solar for All initiative of the Government of India is based on this concept. Solar energy should not remain confined to the rooftop of the
privileged. It should illuminate the homes of the poorest and open new opportunities for every person seeking a livelihood. Solarization at large scale will democratize energy use, enabling citizens to become active participants in building a clear and cleaner and more equitable planet. The idea of inclusion defines India's development journey. Our experience in illuminating homes in the remotest area confirms our belief that energy equity is the foundation of social equity. Access to affordable and clean energy, empowering communities, drives local economy and open up opportunities that extend well beyond the provisions of electricity. In this manner, solar energy is not merely about power generation, but also about empowerment and inclusive development. Ladies and gentlemen, the participation of women in every field is crucial for inclusive and sustainable development. ISA's Solar for Sea initiative is a welcome initiative to empower women through strategic interventions in areas such as policies, financing, and skilling. It is heartening to note that across India and many member countries, women are becoming solar engineers, entrepreneurs, and trainers. They are maintaining mini grids, operating solar pumps, and bringing light to their areas. Their leadership ensures that solar energy not only reduces carbon footprints but also breaks gender barriers. I am confident that energy access in the hands of women will definitely transform the lives of communities. Ladies and gentlemen, India ranks fourth in renewable energy installed capacity and also in wind power. It ranks third in solar power generation. Our progress in the renewable energy sector reflects the country's commitment and robust policy framework. It is a matter of pride that the country's installed solar capacity had crossed 120 gigawatt. This is an important step in achieving India's long-term goal of reaching 500 gigawatt of non-fossil capacity by 2030. However, our journey does not end here. By 2050, India aims not only to meet its clean energy targets, but also to become a hub that aggregates global solar demand and drives innovation, manufacturing, and knowledge exchange. Synergy between climate action and rural prosperity is essential for sustainable development. The Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan is ensuring energy security for farmers along with honoring India's commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil fuel sources to 40% by 2030. Dear delegates, the International Solar Alliance has already made remarkable progress, including the Global Solar Facility, Small Islands, Developing State Platform, Africa's solar mini-grids, and emerging digital innovations. The next step must be deeper inclusivity, ensuring that no woman, no farmer, no village, and no small island is left behind in this solar revolution. India remains steadfast in its commitment to work with all ISA member countries to build a solar-powered world, one in which every region, from the smallest island to the largest continents,
prospers. As this Assembly deliberates on the way forward, I urge all member countries to think beyond infrastructure and focus on the lives of the people. I urge this Assembly to develop a collective action plan that links solar energy with job creation, women's leadership, rural livelihoods, and digital inclusion. Our progress should not only be measured through megawatts, but through the number of lives illuminated, the number of families strengthened, and the number of communities transformed. The focus should also be in technology development and on sharing latest and advanced technologies with all for maximum benefit. As we expand large-scale solar installations, we should ensure that the ecological balance of the region is preserved. After all, environment conservation for future is the very reason we are turning to green energy. As we look forward to this shared future, our responsibility is to harness sunlight wisely and share it equitably. We have to work with more dedication not only for our own countries, but for the entire world. Not only for the present generation, but for the future generations. I am confident that the deliberations and decisions of this Assembly will act as a milestone in the production of solar energy, which is contribute in building an inclusive and equitable world. Together, let us strive for a brighter, greener, and more inclusive future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो आप सुन रहे थे कि जो सौर गठबंधन का ये सम्मेलन हो रहा था, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सौर ऊर्जा हमें समता का अधिकार देती है और कैसे भारत को आज फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारत इसकी अगुवाई करता है और कैसे सौर ऊर्जा की जो किफ़ायती रूप को हर देश पर उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए और साथ ही साथ सौर ऊर्जा को कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए, कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं, इस पर सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। बढ़ते आगे, भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर आईसीयू से बाहर आ गए, अब उनकी हालत स्थिर है। उम्मीद की जा रही है कि अय्यर अगले हफ्ते तक पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीम मैनेजमेंट ने श्रेयस अय्यर के साथ संपर्क में है। फिलहाल उनकी रिकवरी पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्रेयस अय्यर को बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। भारतीय टीम के डॉक्टर्स श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करते रहेंगे। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।